33% महिलाओं में 5 सीटें, मुझे जो लग रहा है 33% महिला आरक्षण में 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यदि 3 सीटें हरियाणा में एससी के लिए आरक्षित होती हैं तो कम से कम 1 सीट महिला के आरक्षित जरूर होगी, एससी महिला के लिए। अच्छा, विधानसभा की बात करें तो 90 विधानसभा सीटें हैं अभी, तो अगर लोकसभा सीटें 10 से 14 होती हैं फॉर एग्जांपल, तो विधानसभा सीटें 90 से कितनी होने वाली हैं? भाजपा ये भी नहीं चाहेगी कि कुमारी शैलजा को फ्री हैंड मिल जाए, क्योंकि कुमारी शैलजा कांग्रेस में एससी समुदाय में महिलाओं में बहुत बड़ा चेहरा है और लगातार उनको कोई चुनाव हरा नहीं पाया है। रोहतक से उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। 2019 को अगर हम एक बार छोड़ दें तो लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं। तो बीजेपी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार टारगेट करती आई है। एक रिजर्व सीट और बनाई जाएगी। मुझे जो लग रहा है वो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ रोहतक के आसपास वो सीट बनाई जाएगी, ताकि सबसे ज्यादा जो राजनीतिक नुकसान हो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहुंचाने की कोशिश हो। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिसीमन की। ऐसा हो सकता है कि अगली बार 2029 में जब चुनाव हो तो पूरे इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदला हुआ हो, लेकिन हम खास करके बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है जैसा कि प्रस्तावित है, तो हरियाणा का भी पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है। यानी कि अभी हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। तो क्या जैसा कि अनुमानित है विधानसभा सीट भी बढ़ेंगी और लोकसभा सीट भी बढ़ेंगी? पूरे मामले की चर्चा करने के लिए आधिकारिक तो अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ हम इकट्ठा कर पाए हैं उसकी चर्चा करने के लिए पॉडकास्ट स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान हैं जोगेंद्र कथुरिया। आप विश्लेषक हैं, सर्वेयर हैं, पत्रकार हैं, कई हैट्स पहनते हैं। कथुरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डिलिमिटेशन, जिसको आप परिसीमन कहते हैं, ऐसा बहुत बार बैठते हैं बड़े लोगों में, इवन कि निर्वाचित लोगों में, विधायकों में, सांसदों में, आम लोगों में, सब ये मानकर बैठे हैं कि परिसीमन के बाद हरियाणा की विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें बढ़ने वाली है। क्या कहना है आपका? देखिए सत सिंह जी, आपको भी ज्ञात होगा और मुझे भी जहाँ तक याद है, पिछली बार जो परिसीमन हुआ था वो 2008 में हुआ था। और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, पहले जो चुनाव हुए थे परिसीमन के तहत वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जो कि हमेशा ही लोकसभा का सेमीफाइनल माने जाते हैं, और वहाँ पर सबसे पहले परिसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ। 2009 का जो लोकसभा चुनाव वो पहली बार परिसीमन पर हुआ, परिसीमन के बाद हुआ। इसी तरह से हरियाणा में भी 2009 का विधानसभा चुनाव परिसीमन के बाद पहला चुनाव था। देखिए, जब से हरियाणा बना है, जो मेरा ज्ञान या मेरी नॉलेज कहती है, हरियाणा में सीटों की संख्या बिल्कुल सेम रखी गई है। 10 लोकसभा सीटें और 90 विधानसभा सीटें बिल्कुल सेम पैटर्न पर होता। परंतु इस बार जो हमारे सूत्र कहते हैं, जो भाजपा पार्टी, देखिए रूलिंग पार्टी है, कभी भी परिसीमन होता है, वैसे तो चुनाव आयोग का काम है, परंतु रूलिंग पार्टी को इसका एज जरूर मिलता है, क्योंकि कुछ अधिकारी वो रूलिंग पार्टी की सपोर्ट करने के लिए रूलिंग पार्टी के मान कर चलते हैं। अब हरियाणा में 2 प्रकार की चर्चाएं हैं, या तो हरियाणा की लोकसभा सीटें 13 हो जाएंगी या 14 हो जाएंगी। हम दोनों के एस्पेक्ट पर बात करेंगे। किस फार्मूले पर हरियाणा की सीटें 13 या 14 हो सकती हैं? हरियाणा में अभी 10 लोकसभा सीटें हैं और केंद्र में 545 लोकसभा सीटें हैं। 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात पहले ही बिल ही पास हो गया। बिल ही पास हो चुका है। पहले मुझे जो लगता था कि किसी भी तरह से परिसीमन 2028-29 तक पूरा नहीं हो पाएगा, ये 29 के बाद होगा, और भाजपा भी यही मान के चल रही थी। परंतु जो एंटी इनकम्बेंसी
जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, भाजपा की मजबूरी हो गई है कि परिसीमन को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाकर 2029 का चुनाव परिसीमन के तहत करवाना। कथुरिया साहब, डिलिमिटेशन अगर होता है, परिसीमन होता है, तो वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक समान ही लागू होगा, चाहे उसमें रूलिंग पार्टी है या विपक्ष की पार्टी है। कांग्रेस के लिए भी वही, अगर परिसीमन में सीटें बढ़ती हैं और जमा घटा कुछ गांव, कुछ शहर, कुछ एरिया इधर से उधर होता है, तो सभी के लिए सेम ही होगा। तो इसीलिए इसको राजनीतिक तौर पे हम क्यों देख रहे हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। चुनाव आयोग में भी कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जो परिसीमन में भी अधिकारी हमेशा एज रूलिंग पार्टी को रहता है। वो हम प्रेजुडिस लेके ना चलें, हम अगर होता है तो फिर हम उसकी बात तब करेंगे कि ये ऐसा इसलिए हुआ। देखिए 2008 में जब हुआ तो उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 थी, फिर यूपीए 2 आई। तो जो पावर में होता है उसके जोर में जो होता है वो करता है, और ये सदा से चलता आया है। जनगणना 2011 में हुई थी, अब जनगणना दोबारा से 1 अप्रैल से दोबारा शुरू हो रही है। 1 साल का शायद अनुमानित है कि हो जाएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो हरियाणा में आप ये बताइए कि अगर सीटें बढ़ती हैं, पहले लोकसभा की बताइए, कितनी सीटें बढ़ेंगी और कौन सा एरिया एक्सपेंड होगा, सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, अगर 545 से 33% सीटें बढ़ाई जाती हैं तो लगभग जो मुझे लगता है 182 के करीब सीटें बढ़ सकती हैं। 33% परफेक्ट बता रहा हूँ। 545 और 182 को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 727 के आसपास पहुंच रहा है। मतलब 1/3 सीटें सीधी सी बढ़ जाएं। हरियाणा में 10 की 1/3 13.33, तो उसको 13 तक भी सीमित रखा जा सकता है, 14 तक भी ले जाया जा सकता है। अब भाजपा रूलिंग पार्टी है, इस तरह से के एस्पेक्ट मुझे बनते दिख रहे हैं जहां पर उनके फेवरेबल जो कैडर बेस्ड वोट बैंक ज़्यादा है वहाँ लोकसभा सीटें ज़्यादा बनाई जाने की संभावना है। जहाँ पर कैडर बेस वोट कम है वहाँ पर सीटें कम इजाद करने की संभावना है। अब हरियाणा में यदि 13 हो या 14 हो, एससी सीट 3 आरक्षित होंगी, अभी 2 हैं। 33% महिलाओं में 5 सीटें, मुझे जो लग रहा है 33% महिला आरक्षण में 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यदि 3 सीटें हरियाणा में एससी के लिए आरक्षित होती हैं तो कम से कम 1 सीट महिला के आरक्षित जरूर होगी, एससी महिला के लिए। अब बीजेपी हमेशा ये सोच के चलती है कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी कौन है, राजनीतिक शत्रु कौन है, किसे आगे बढ़ाना है, किसे निपटाना है। तो मुझे लग रहा है अंबाला हरियाणा के उत्तर में, और वहाँ पर काट छांट भी होती है उस एरिया में। देखो, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसे तोड़कर कोई भी पार्टी एज नहीं ले सकती। मुझे लगता है कि अंबाला एससी के लिए आरक्षित रहेगी, चाहे अंबाला का भले ही नाम बदल दिया जाए, अंबाला के साथ लगता है यमुनानगर, में भी उसका नाम यमुनानगर कर दें, परंतु मुझे ये लगता नहीं कि अंबाला का नाम यमुनानगर करेंगे। अंबाला ज्यों की त्यों एससी सीट रहेगी, उसमें 2 विधानसभा सीटें और बढ़ सकती हैं, वो वहाँ से कट के दूसरी लोकसभा में जुड़ सकती हैं, जो मुझे लगता है। ऐसे ही हमारे एक छोर पर सिरसा है, सिरसा का भी रिजर्व रहना मुझे लग रहा है कि पक्का। 1 रिजर्व सीट और बनाई जाएगी, मुझे जो लग रहा है वो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ रोहतक के आसपास वो सीट बनाई जाएगी, ताकि सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक नुकसान हो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहुंचाने की कोशिश हो। उसमें भी रोहतक को ख़त्म करने की जो संभावना, जैसा कि सोशल मीडिया पे घूम भी रहा है, तो एक झज्जर नाम की नई लोकसभा सीट बनाई जा सकती है, जिसमें झज्जर में फिलहाल 4 विधानसभा हैं। लगभग हर जिले में कम से कम 1 विधानसभा बननी जरूरी लग रहा है कि 1 विधानसभा जरूर बनेगी। इसी प्रकार 5 विधानसभाएं तो झज्जर की हो जाएंगी। 2 रोहतक जो जिले की विधानसभाओं को शामिल किया जाएगा,
एक या दो गुरुग्राम, रेवाड़ी, जिन जिलों की सीमाएं झज्जर के साथ टच करती हैं वहीं से शामिल की जा सकती हैं। वो रेवाड़ी की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है, वो गुरुग्राम की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। ये फैसला बाद में होगा, जो मुझे लग रहा है। और मैं भी इधर घूमते हुए, जैसे बहादुरगढ़ झज्जर का पार्ट है और खरखोदा टच करता है, यदि एससी वोट्स को बढ़ाना है, झज्जर में ऑलरेडी पहले झज्जर शहरी एससी विधानसभा है, एससी समुदाय की तादाद खरखोदा में अधिक है, तो खरखोदा को भी झज्जर में शामिल किया जा सकता है, कलानौर को भी झज्जर में शामिल किया जा सकता है यदि उसे एससी रिजर्व करना है तो इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। ये तो रही एससी। फिर 5 महिलाओं के लिए भी आरक्षित होनी, जहाँ पर उनका प्रतिद्वंदी सबसे मजबूत होगा वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित करने की सोची जा सकती है। जैसे कि सोनीपत, रोहतक के बाद सबसे ज़्यादा यदि जाट मतदाता हैं तो वो सोनीपत में है, और जो कैडर बेस वोट बैंक हैं, जाट मतदाता ज़्यादातर भाजपा के विपक्ष में पिछले कुछ चुनावों में रहे हैं, तो सोनीपत को महिला आरक्षित किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे भविष्य की संभावना लगती है। ये संभावना आधारित बात है, या जो मेरे सूत्र हैं जहाँ से मुझे जानकारी मिली, तो मुझे लग रहा है कि महिलाओं को आरक्षित करने में सोनीपत को महिला आरक्षित किया जा सकता है। और मैं भी इस तरह से भी हो कि जो नई एससी लोकसभा झज्जर बनेगी, इसको भी महिला आरक्षित किया जा सके, क्योंकि भाजपा ये भी नहीं चाहेगी कि कुमारी शैलजा को फ्री हैंड मिल जाए, क्योंकि कुमारी शैलजा कांग्रेस में एससी समुदाय में महिलाओं में बहुत बड़ा चेहरा है। यदि अम्बाला को एससी महिला के लिए आरक्षित करते हैं तो कुमारी शैलजा ऑलरेडी पहले अम्बाला से सांसद रह चुके हैं। यदि सिरसा को करते हैं, सिरसा में वर्तमान में सांसद हैं, तो तीसरी जो लोकसभा नई बनती मुझे दिखाई दे रही है वो झज्जर बनती दिखाई दे रही है। झज्जर को महिला के लिए आरक्षित किया जाए तो यहाँ एक अनचाही लॉटरी लग सकती है गीता भुक्कल जी के लिए। वो लगातार काफ़ी समय से झज्जर में विधायक हैं। यदि झज्जर, और ये क्षेत्र लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है, यदि 5 विधानसभाएं झज्जर की, 2 रोहतक जिले की और 2 रेवाड़ी या गुरुग्राम किसी को भी शामिल किया जाता है, तो यहाँ लॉटरी लगती हुई दिखाई दे रही है गीता भुक्कल की। ये संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, होता क्या है वो तो जब परिसीमन की प्रोसेस प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी हम बात कर पाएंगे। अच्छा, विधानसभा की बात करें तो 90 विधानसभा सीटें हैं अभी, तो अगर लोकसभा सीटें 10 से 14 होती हैं फॉर एग्जांपल, तो विधानसभा सीटें 90 से कितनी होने वाली हैं? मुझे लगता है कि एक लोकसभा में 9 विधानसभाएं शामिल की जाएंगी। यदि 14 होती हैं तो 126 विधानसभा हो जाएंगी, यदि 13 लोकसभा बनती हैं तो 117 विधानसभा हो जाएंगी। यही आंकड़ा रहने वाला। तो जैसा आपने कहा कि लोकसभा में लाइकली ये है कि अम्बाला रिजर्व्ड रहेगी एससी के लिए, सिरसा रिजर्व्ड रहेगी एससी के लिए, और रोहतक वाली जो सीट है इसको हो सकता है कि इसको भी रिजर्व कर दें, और सोनीपत को महिला रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एससी की भी सीट जो है वो 3 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। तो हो सकता है कि रोहतक को एससी लोकसभा रिजर्व कर दें। ये अनुमान है कि क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मजबूत नेता हैं विपक्ष के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका बेस्टन है यहाँ पर, और लगातार उनको कोई चुनाव हरा नहीं पाया है रोहतक से। उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। 2019 को अगर हम एक बार छोड़ दें तो लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं। तो बीजेपी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार टारगेट करती आई है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हुड्डा को वैसे नुकसान पहुंचाने की बीजेपी राजनीतिक तौर पे कोशिश कर रही है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हुड्डा को कैसे ख़त्म किया जाए। अब 90 से अगर सीटें 117 होती हैं, अगर जैसा आपने फॉर्मूला बताया उस हिसाब से, तो क्या विधानसभा सीटों में रिजर्वेशन 33% जो रिजर्वेशन है महिलाओं का, और एससी रिजर्वेशन भी बढ़ जाएगा, तो क्या लाइकली है कि किन सीटों को रिजर्व किया जाएगा? क्या उसमें भी पॉलिटिकल डायमेंशन होगा? देखिए, पॉलिटिकल डायमेंशन ज़रूर होगा। मुझे लग रहा है जो बीजेपी जिस फार्मूले पे काम कर रही है, बीजेपी की यही सोच कहती है, आइडियोलॉजी यही कहती है कि शहरी विधानसभा
की संख्या बढ़ाई जाए। अच्छा, गांव के नहीं? रूरल में बीजेपी आज भी कांग्रेस के बराबर है या कांग्रेस से कमजोर है। तो इसलिए जो बीजेपी की सोच है, जो पुराना कैडर बेस्ड वोट बैंक, शहरी वोट बैंक रहा है, जैसे रोहतक शहर, सपोज करो एक रोहतक जिले में विधानसभा बननी है, तो रोहतक शहर को ही दो फाड़ करके रोहतक शहर में ही दो विधानसभा, रोहतक रूरल और रोहतक अर्बन के नाम से दो विधानसभा बना दी जाएंगी। जैसे सिरसा शहर है, इसी तरह से सिरसा शहर को भी किया जा सकता है। अंबाला में ऑलरेडी पहले ही दो हैं, नाम भले ही सपोज करो कैंट और हाँ, मैं रोहतक पे आता हूँ वापिस। यदि हम रोहतक की बात कर रहे हैं, रोहतक में पहले ही एक विधानसभा है, यदि दो बनती हैं तो यदि उसको लाखन मायरा की तरफ बढ़ाया जाता है तो लाखन मायरा भी उसका नाम रखा जा सकता है। यदि कलानौर की तरफ बढ़ाया जाता है तो कलानौर भी नाम रखा जा सकता है, जो दूसरी विधानसभा ईजाद की, परंतु उसमें मैक्सिमम वोट अर्बन होगा। ये मुझे थोड़े से गाँव कि लगभग 1.5 लाख के करीब एक विधानसभा बनाई जाएगी। 2,08,000 वोट हैं, 2,08,00,000 वोट हैं। 2,08,00,000 को यदि हम 117 या 126 से डिवाइड करते हैं, जितनी भी विधानसभाएं बनाई जाएंगी उतने वोट एवरेजली सभी विधानसभाओं में, किसी में 5-10 हज़ार कम या ज़्यादा, यही एवरेज बेस यही रखा जाएगा। लगभग 1.5 लाख के करीब एक विधानसभा बन जाएगी, जो मेरा अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे सोनीपत शहर है, सोनीपत शहर में भी पहले एक है, आगे दो बना देंगे, चाहे उसका नाम मुरथल रखें या बड़खालसा रखें, कोई भी इस तरह का कोई बड़ा गांव जो भी उसमें शामिल किया जाएगा उसको उसके नाम से या सोनीपत रूरल के नाम से भी वो सीट बनाई जा सकती है। इसी तरह किसी भी ज़िले की बात करें, भिवानी में मुझे नहीं लगता कि भिवानी के दो पार्ट करके और दो बन पाएंगी। भिवानी में जैसे राजपूताना क्षेत्र है जहाँ पर राजपूत वोटर्स का होल्ड है, वहाँ पे एक नई विधानसभा बना दी जाएगी, क्योंकि भाजपा भी ये चाहती है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत हमारे उस जाति से, और आजकल जो राजपूत वोट बैंक है वो कैडर बेस वोट बैंक है। लगभग 80% मतदाताओं ने 2024 में राजपूत मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया है। तो इस तरह भाजपा की सोच काम कर रही है, जहाँ पे अपना कैडर बेस वोट बैंक होगा वहाँ ज़्यादा विधानसभाएं बनाई जाएं, जहाँ पर कैडर बेस वोट बैंक कम है वहाँ कम विधानसभा। आपने बीजेपी की प्लानिंग के बारे में बताया कि बीजेपी किस तरह से अर्बन में नंबर बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अभी तक भी बीजेपी की जो होल्ड है, जहाँ पर वो कॉन्फिडेंट भी है और जहाँ पर चुनाव जीतना थोड़ा आसान मानती है, वो शहरी एरिया है। तो जैसा आपने बताया कि ये हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि 2008 में जब डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन हुआ, तो उस समय तो कांग्रेसी सरकार थी, UPA 1 थी, तो उन्होंने भी डिलिमिटेशन अपने हिसाब से, क्योंकि पॉलिटिशियन और सरकार जो है, जिसकी भी सरकार होती है, अपनी तो चलाता है और अपने कंफर्ट के हिसाब से वो चीज़ों को करता है। तो उसके बाद हरियाणा में मैं आता हूँ। हरियाणा में 2008 में डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है, और 2009 के अंदर विधानसभा चुनाव होता है, और मेजॉरिटी जो है कांग्रेस को वो नहीं मिलती है। उनको 5 जगह के तोड़ के लाने पड़ते हैं। वो जो हुआ वो आप सबको याद है। फिर अगला इलेक्शन 2014 में हुआ तो कांग्रेस सफाया हो गई, यानी कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की परिसीमन का फ़ायदा उठाया जाए, इस हिसाब से तिकड़मबाजी की जाए कि कांग्रेस सदा पावर में रहे। कोशिश सभी करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ बीजेपी तिकड़मबाजी, ऑब्वियसली सरकार में है, पॉलिटिशियन है, अपने हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बेस्ट तिकड़मबाजी करें? सीट तो बढ़ेंगी क्योंकि 33% रिजर्वेशन है और नंबर बढ़ेगा तो SC की सीटें भी बढ़ेंगी, और हो सकता है कि अपने विरोधियों की वो सीटों को रिज़र्व कर दें, महिला बना दें या SC कर दें, लेकिन उसके बाद भी जनता का कुछ और मूड हो, ऐसा हो सकता है? देखो, बिल्कुल हो सकता है। मैं भी बताऊं, आप देखिए कांग्रेस ने किस प्लानिंग से काम किया। आज गुरुग्राम में लगभग 25 लाख के करीब मतदाता है। आज इसी प्रकार फरीदाबाद में 25 लाख के करीब मतदाता है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर कमजोर होती जा रही थी, इसलिए उन लोकसभाओं को बड़ा किया गया था और उनको पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा गया। आप देखिए हरियाणा में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर है,
5 लाख मतदाता है। अगर आज के एस्पेक्ट में 3 विधानसभाएं, तो गुड़गांव और बादशाहपुर में जहाँ 2 विधानसभा है वहाँ 6 विधानसभा बन जाएंगी। उनको बड़ा इसलिए किया गया, वहाँ सीटों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ाई गई ताकि राव इंद्रजीत मजबूत ना हो जाए। जितनी ज़्यादा विधानसभाओं पर उनका प्रभाव होगा वो मजबूत होंगे। अब भाजपा राव इंद्रजीत को ना देखते हुए अपना यादव, गुर्जर और शहरी मतदाताओं का जो वोट बैंक देखते हुए वहाँ ज़्यादा विधानसभाएं बनाएगी, जो मेरा अनुभव कहता है। एक शानपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खेली थी, कोसली को विधानसभा को रोहतक लोकसभा के साथ जोड़ दिया था ताकि राव इंद्रजीत, जो कि लगातार वहाँ से चुनाव जीतते आए थे, और हुड्डा साहब के वो पार्टी के अंदर रहकर भी उन्होंने विरोध किया था कि ताकि राव इंद्रजीत को इसका राजनीतिक नुकसान हो। वही राजनीतिक नुकसान दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो एक बार कहानी और बता। देखिए क्या हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हरियाणा में उस समय सर्वेसर्वा थे। इनके जो प्रतिद्वंदी थे भजन लाल, वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे। भजन लाल का भी राजनीतिक नुकसान करने के लिए उचाना को शामिल किया गया था। मुझे जहाँ तक याद है, पहले भिवानी शहर हिसार लोकसभा में होता था, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि एक बार जब कुलदीप बिश्नोई 2004 में, अजय चौटाला और सुरेंद्र सिंह तीनों ही मैदान में थे, उस समय इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन था, तो उसको काट के और उचाना को शामिल किया गया था। इस उचाना पहले शायद किसी और लोकसभा में होता था, जहाँ पर मतलब भजन लाल के बिल्कुल विरोधी मतदाता थे, उसे शामिल किया गया था, और जहाँ पर उनके फेवरेबल मतदाता थे उसे काटा गया था। एग्जैक्ट तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत पुरानी बात, लगभग 18-20 साल पुरानी बात हो गई, और इस पर मैंने अभी हाल फिलहाल में कोई स्टडी भी नहीं की है। पर मेरे को इस तरह से कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि इस तरह से कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया। और जो कोसली वाली बात आप कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब है। कोसली को रोहतक लोकसभा में केवल इसलिए शामिल किया गया था कि जो यादव मतदाताओं का कुछ ज़्यादा वजूद ना बचे, और जो ज़्यादा वोट बैंक राव इंद्रजीत का था वो उससे वंचित रह जाएं। परंतु ये खड्डा तो खोदा था राव इंद्रजीत के लिए। इस खड्डे में 2019 में खुद हुड्डा परिवार को गिरना पड़ा, क्योंकि यदि कोसली विधानसभा 2019 में या 2009 में शामिल ना हुआ होता और 2019 के चुनाव में वो रोहतक लोकसभा में ना होता, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अरविंद शर्मा से किसी भी हाल में ये चुनाव नहीं हारते। तो ये देखिए ना कि हुड्डा साहब ने गड्ढा खोदा कि यादव जो वोट बैंक है उसको ब्रेक किया जाए, और उसका जो नुकसान है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा, क्योंकि 2019 में डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा चुनाव बीजेपी के प्रत्याशी थे, और जाट और यादव का तो मतलब दे डोंट इजीली जल्दी से उनका आपस में, खासकर राजनीतिक तौर के ऊपर वो ज़्यादा इक्वेशन उनकी ठीक नहीं है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़े मार्जिन से अगर 2019 में वो हारे थे तो वो कोसली लोकसभा से हारे थे, लगभग 75,000 मतों से। बहुत बड़ा मार्जिन था। वो अलग बात है कि 2024 में 9 की 9 विधानसभाओं में दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते थे लोकसभा का, और कोसली से भी शायद 1-2 वोटों से वो जीते थे। वो उन्होंने लेग जो था वो लेग वर्क जो कंप्लीट कर लिया। लेकिन बहुत बड़ा, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग कुछ होती है। और अच्छा, ये जब सब कुछ चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? क्या बीजेपी को अंदेशा है कि अगर वो पुराने 90 सीटों पर और 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कुछ नुकसान हो जाएगा? ओवरऑल जो देश की स्थिति को समझे ना, एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है, और खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा, आरएसएस इसको समझ चुकी है। केवल परिसीमन के तहत ही एक उम्मीद बची है कि हम 2029 में सरकार बचा लेंगे। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुझे लगता है यदि भाजपा चुनाव लड़ती है 2029 में तो सीटें हर हाल में घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। उसकी तैयारी भाजपा ने अभी से शुरू कर दी है, और भाजपा का जो सहयोग विश्व हिंदू परिषद
आरएसएस, बजरंग दल जमीन पर उतर कर रहे हैं। हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, हिंदू यात्राएं निकाली जा रही हैं, हिंदू को जगाया जा रहा है। जो भाजपा का कैडर बेस वोट बैंक है, भाजपा हिंदू तुष्टीकरण के आधार पर ही लगातार सत्ता में आती रही है और अभी भी उसी फार्मूले पर लगातार भाजपा काम कर रही है। आप देखिए, भाजपा के जो सहयोगी हैं लगातार फील्ड में उतर के और सोशल मीडिया पे देखिए हिंदुत्व तुष्टीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसमें कई तरीके से काम किया जा रहा है। भाजपा ग्राउंड लेवल पर काम करती रहती है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भाजपा समझ चुकी है अंदेशा, आज जनता का भाव जो भांप चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि परिसीमन के बाद ऐसी कोशिश की जाएगी कि जहाँ जहाँ जाटों की इकट्ठा वोट हैं, एन ब्लॉक वोट हैं, उनको इस हिसाब से डिवाइड किया जाए कि जाट राजनीतिक तौर पे भी किसी भी सीट पर किसी को हराने की पोजीशन में ना हो? देखिए, ये भाजपा गलत समझ रही है। मुझे लग रहा है यदि रोहतक को छोड़ के झज्जर को बनाया जाता है, आप कांग्रेस का ऐसी चेहरा कोई भी हो वो 100% जीतेगा। सीट तो उन्होंने ऑलरेडी दे दी, भले ही उन्होंने अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ तोड़ दिया हो, परंतु दीपेंद्र सिंह हुड्डा और किसी जाट बाहुल्य सीट पर यदि चुनाव लड़ लेंगे या सोनीपत को महिला आरक्षित कर दिया जाता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी माताजी आशा हुड्डा या अपनी वाइफ श्वेता हुड्डा को चुनाव मैदान में उतार देते हैं, तो वो भी वहाँ मजबूत साबित होंगे। ये देखिए, ओवरऑल जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2014 में, इस सेंटीमेंट से नहीं आए कि नरेंद्र मोदी बहुत पावरफुल और बहुत मजबूत है। वो जो सेंटीमेंट एंटी कांग्रेस क्रिएट हुआ पूरे देश में, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी साबित करने में कामयाब हो गए। जो उस समय की टेली मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक ऐसा नैरेटिव सेट हुआ, उसी के कारण नरेंद्र मोदी की सत्ता में मतलब भागीदारी हो पाई और वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से उनका निशाना प्रधानमंत्री। 2007 में जब वो गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, परंतु उन्हें आभास था 2009 में बीजेपी के नेता उन्हें प्रधानमंत्री प्रमोट नहीं होने देंगे और उस समय के जो सेंटीमेंट थे वो कांग्रेस की फेवर में थे। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती करके भाजपा में दबाव नहीं बनाया कि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाओ। जैसे ही सेंटीमेंट लगे कि इस बार भाजपा सत्ता में वापसी कर सकती है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ है, नरेंद्र मोदी ने पूरी भाजपा पर दबाव बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के दिग्गज चेहरे थे, उन्हें दरकिनार करके नरेंद्र मोदी तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, ऐसे मनोहर जोशी को भेज दिया, बहुत सारे लोगों को भेज दिया। खैर, आज का हमारा टॉपिक डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन था और ये हमारी चर्चा का पहला पार्ट था। पार्ट 2 भी हम जल्दी लेके आएंगे। साथियों, आज के पॉडकास्ट का जो पर्पस था, क्योंकि बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है परिसीमन को लेकर के, और हरियाणा में कितनी सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा कितनी सीटें बढ़ेंगी, क्या हुड्डा के गढ़ को रिजर्व कर दिया जाएगा, कितनी महिला की सीटें बढ़ेंगी, किसको फ़ायदा है, नुकसान, क्या एनसीआर बेल्ट जो है वो मजबूत हो जाएगी, क्या एससी सीटें जो हैं चेंज हो जाएंगी, ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तो इसीलिए आज का जो हमारा सीरीज़ का पहला पॉडकास्ट था, जिसमें हमने कुछ सवालों के जवाब लिए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे कमेंट भी आने वाले हैं, उन कमेंट का भी हम अगले वीडियो जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें जवाब देने की कोशिश करेंगे। कथुरिया साहब, आप आए और आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।